नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं भाग 5 और इस भाग 5 के अंतर्गत हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। दूसरा बिंदु होगा दिल्ली दरबार 1911 और तीसरा बिंदु रहेगा हमारा कामागाटा मारू प्रकरण 1914। साथियों, इसी तरह से संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 मेरे द्वारा आपके बीच प्रस्तुत किया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हर बुधवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 5। सबसे पहला बिंदु है मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1909। देखिए साथियों, इसके संदर्भ में 3-4 बिंदु हैं और लॉर्ड मार्ले का ये कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए कौन कौन से प्रावधान इस अधिनियम के संदर्भ में किए गए थे। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है कि कौन से अधिनियम के तहत भारत में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। तो 1909 का अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार 1909। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1909 का जो यह अधिनियम था, इसका लक्ष्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना नहीं था। यह आपको कथन ध्यान में रखना है। और एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता व भावी विभाजन के बीज बोए। तो मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया। तो यही कारण था कि आगे चलकर भारत में जो है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच तकरार बढ़ती गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो संघर्ष की स्थिति है वो तब तक बनी रही जब तक कि भारत का विभाजन नहीं हो गया। अब देखिए उद्देश्य क्या था इस लॉर्ड मिंटो सुधार का। मुख्य उद्देश्य था भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना था। तो एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना इस लॉर्ड मिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। अब देखिए लॉर्ड मार्ले का कथन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा था, यदि 1909 एक्ट से किसी भी तरह से भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर होगा तो कम से कम मैं इस एक्ट से कोई नाता न रखूंगा। इसके अलावा लॉर्ड मार्ले ने मिंटो से क्या कहा। देखिए इसके जवाब में लॉर्ड मार्ले ने जो है वो लॉर्ड मिंटो से क्या कहा था। तो ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। हम नागदंत ड्रैगन टीथ, नागदंत को बोलते हैं ड्रैगन टीथ, बो रहे हैं, इसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। तो ये दोनों कथन आपको ध्यान में रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है जो लॉर्ड मार्ले के द्वारा दिया गया था। हम नागदंत बो रहे हैं, इसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। ये कथन किस अधिनियम के संदर्भ में है। तो अधिनियम आ जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार 1909। अब अगला बिंदु जो है वो है दिल्ली दरबार। देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया। तो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 12 दिसंबर 1911। केवल वर्ष आ जाए तो 1911 आ जाएगा। देखिए क्या हुआ था, 1910 में एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के बाद जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सम्राट बना। तो एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के बाद में ब्रिटिश सम्राट कौन बना, तो वो बना था जॉर्ज पंचम। दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम व मेरी भारत आए। तो दिसंबर 11 में जॉर्ज पंचम और उनकी जो रानी थी मेरी जो है वो कहाँ आए, भारत आए। और भारत का उस समय जो गवर्नर जनरल जो था या वायसराय वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जॉर्ज
पंचम और मेरी के भारत आगमन के ही सम्मान में दिल्ली में दरबार लगवाया था। तो इन दोनों का सम्मान करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। अब देखिए जॉर्ज पंचम के संदर्भ में एक बात आप देख लीजिए, ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे। तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट कौन बताएंगे आप? जॉर्ज पंचम। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है दिल्ली दरबार के संदर्भ में, वो आता है दिल्ली दरबार में की जाने वाली घोषणाओं के संदर्भ में। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 2 घोषणाएं की गई थी इस दिल्ली दरबार के दौरान, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली घोषणा क्या की गई थी? बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा। तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको रद्द करने की घोषणा की गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा दिल्ली दरबार में। और दूसरी घोषणा क्या की गई थी कि कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की अनुमति मिली। तो पहले राजधानी कलकत्ता थी और कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी को दिल्ली बनाने की जो घोषणा हुई थी वो कौन से दरबार में हुई थी? दिल्ली दरबार 1911 में। अब देखिए साथियों प्रश्न आता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? तो घोषणा तो हुई थी 1911 में, यह आपको ध्यान में रखना है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो राजधानी बनी थी दिल्ली 1 अप्रैल 1912। यही प्रश्न अपन को कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन में 1911 और 1912 दोनों दिया जाता है। 1911 तब आएगा जब आपसे पूछा जाए कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने की घोषणा कब की गई? तो 1911 में की गई थी। और दिल्ली राजधानी कब बनी? तो 1 अप्रैल 1912। अब देखिए बंगाल विभाजन रद्द करने के पश्चात उड़ीसा तथा बिहार को बंगाल से अलग करके 2 नए प्रांत बनाए गए, यह आपको ध्यान में रखना है। अगली बात, असम को भी पूर्व 1874 की स्थिति में लाया गया। असम 1911 में नया प्रांत बनाया गया। तो 1911 में असम को नया प्रांत बना दिया गया। और असम में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया? सिलहट। असम में सिलहट भी शामिल किया गया। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित 2-3 कथन हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपको बता देता हूँ। हालांकि ये अपने इस विशेष टॉपिक से संबंधित नहीं है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने ब्रिटेन का साथ दिया था। भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने ब्रिटेन का सहयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध में। उदारवादियों ने स्वशासन की मांग के बदले में युद्ध का समर्थन दिया। तिलक व गांधी जी ने युद्ध के दौरान सरकार की सहायता के लिए धन जुटाया तथा सैनिकों की भर्ती के लिए गांवों का दौरा किया। गांधी जी जो हैं उनको कहा जाता है सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो ये प्रश्न आता है सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? गांधी जी को। और ब्रिटिश सरकार ने जो है गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से भी नवाजा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा जब टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई तो मुस्लिम लीग का अंग्रेजी सरकार से मोह भंग हो गया तथा लीग कांग्रेस के निकट आने लगी। तो ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित हैं 2-3 बातें, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसमें उदारवादियों ने और भारत के समस्त राजनीतिक पार्टियों ने जो है वो ब्रिटेन का साथ दिया था। अब अपने इस वीडियो का अंतिम बिंदु है कामागाटा मारू प्रकरण। तो ये घटना क्या थी? तो कामागाटू मारू प्रकरण की जो घटना थी ये घटित हुई थी 1914 में। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से पॉइंट्स के माध्यम से मैं ये सारा प्रकरण आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर पॉइंट में से प्रश्न बनता है। सबसे पहले देखिए ये क्या था? कामागाटा मारू जो प्रकरण जो था ये क्या था? यह कनाडा में भारतीयों के प्रवेश के बारे में विवाद था। तो कनाडा में भारतीयों के प्रवेश के बारे में ये एक विवाद था। कनाडा ने ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जो सीधी भारत से नहीं जाते थे। मतलब ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर कनाडा ने प्रतिबंध लगा दिया जो सीधे भारत से नहीं जाते थे तथा इन दिनों भारत से सीधे कनाडा जाने का कोई मार्ग न था। अगला बिंदु है नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। यह आपको ध्यान में रखना है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश होकर भारतीय मूल के सिंगापुर व्यापारी गुरदीत सिंह, इनका नाम पूछा जाता है। भारतीय मूल के सिंगापुर व्यापारी थे ये गुरदीत सिंह। जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया के 376 यात्रियों को लेकर वैंकूवर कनाडा ले आए। तो देखिए साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी सीधे भारत से कनाडा आने वाले भारतीयों को, तो इससे खुश होकर भारतीय मूल के सिंगापुर व्यापारी जो थे गुरदीत सिंह, इन्होंने जापानी जहाज, ये कामागाटामारू जो है ये था जापानी जहाज। ये आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इस जापानी जहाज को गुरदीत सिंह ने किराए पर ले लिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कितने यात्रियों को, ये प्रश्न भी आ चुका है, 376 यात्रियों को, जिसमें अधिकतर जो थे वो भारतीय थे। इनको लेकर वो कहाँ आए थे? वैंकूवर कनाडा में। कनाडा सरकार ने यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया, वह उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया तथा कनाडा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले कानून की कमियों को भी दूर कर लिया था। अब देखिए साथियों, यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु वैंकूवर में 3 व्यक्तियों की अध्यक्षता में शोर समिति गठित हुई। तो 3 व्यक्तियों की अध्यक्षता में शोर समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्य कौन थे? तो बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक और हुसैन रहीम। इन 3 व्यक्तियों की अध्यक्षता में जो है वो शोर समिति का गठन किया गया यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन सदस्य थे इस समिति में? बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक और हुसैन रहीम। इसी घटना के विरोध में अमेरिका में चल रहे भारतीयों ने भी यात्रियों के पक्ष में आंदोलन चलाया। तो इसी घटना के विरोध में जो है अमेरिका में रह रहे जो भारतीय थे उन्होंने भी यात्रियों के पक्ष में जो है वो आंदोलन चलाया। तो ये आंदोलन किन व्यक्तियों की अध्यक्षता में चलाया गया था अमेरिका में? तो भगवान दास, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह बाखन्ना। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं साथियों। एक ये शोर समिति में जो 3 सदस्य हैं ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। इनमें से प्रश्न बनता है कि कौन सदस्य समिति का सदस्य था या नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध चालू होने के बाद अंग्रेजों ने कामागाटामारू जहाज को कलकत्ता आने का आदेश दिया। जहाज के कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों व पुलिस में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में 18 यात्री मारे गए। तो साथियों, ये था आज का हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 5, जिसके अंतर्गत हमने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ा। इसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार 1911 पढ़ा और कामागाटामारू घटना के बारे में विस्तार से जाना। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बुधवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।